नाजरीन को मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। नाजरीन, मसला है क्वाड कोर, ताइवान, चाइना और तमाम बदलते और टेंस होते हालात पर थोड़ी सी बात करेंगे हम। किसानों के हालात पर भी और नौकरियों को लेकर बदली हुई नीति, बेरोजगारी और जो स्टूडेंट्स के हालात हैं या वो क्या चाहते हैं, इस पर भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, बात यह है कि आज जिस तरह से हालात हो रहे हैं दुनिया में, उन पर हमें गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम लोग देखना या समझना चाहेंगे कि अमेरिका और चाइना, भारत, पाकिस्तान, रशिया, इन तमाम देशों में जो गतिविधियां चल रही हैं वो क्या हैं, यानी हालात किस तरफ जा रहे हैं और हमारा इसमें नुकसान क्या है, फायदा क्या है, इस पर भी थोड़ी बहुत जो है गुफ्तगू कर लेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक तरफ ट्रंप अपने हालात को लेकर पूरी तरह एग्रेसिव हैं, चुनाव किसी भी हालात में जीतना चाहते हैं अमेरिका में, और कुछ नए मामलों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त एक जज को लेकर भी वहां पर जो हालात बन रहे हैं वो भी मेरे ख्याल से डिस्प्यूट की तरफ बढ़ रहे हैं। मसला ये है कि दरअसल ट्रंप जो है वो ये कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो दुनिया में अमन लाने की कोशिश करेंगे। फौजों को भारत, माफ कीजिएगा, कि पूरी दुनिया से वो कोशिश करेंगे कि अमन लेके आए और अपनी फौजों को वापस लेकर आए और अमेरिका की सरहदों में जो बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं उसको बढ़ाया जाए, अमेरिकी फर्स्ट नीति को अपनाया जाए। ये उनका पहले भी दावा था और ये देखा भी गया है कि उन्होंने तमाम दुनिया में एक तरह से शांति का पैगाम तो दिया है, आप माने या ना माने, क्योंकि अफगानिस्तान का जो सोल्यूशन है वो सुलझते हुए आपको नजर आ रहा है। सीरिया में भी एक तरफ ट्रंप के आने के बाद ही आप कह सकते हैं कि बिल्कुल अब लगभग शांति है। इराक का मामला भी आप देख रहे हैं। इसमें नया महाज अगर हम कहीं फिलहाल देख रहे हैं तो सीरिया के, तो लीबिया के अलावा कहीं भी नहीं है। अलबत्ता बहुत बड़े मसाइल जो अरबों को लेकर, मुस्लिम जगत को लेकर, जो इजराइल के साथ टेंस थे हालात, उनको भी लगभग जो है वो सोल्यूशन कर दिया गया है। वो आपको या हमको पसंद हो ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, मगर एक अमन का जो आप मुआहदा कह सकते हैं वो तो हुआ है। अब वो कितना चलेगा नहीं चलेगा, ये हम मुस्तकबिल की बात है, इस पर हम बात नहीं करते। हमें देखना ये है कि अगर ट्रंप भारत का एक अच्छा मित्र है जिसकी क्वाड कोर नीति, यानी जो जिसे हम प्रशांत जो स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, यानी इसे हम पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो उन्होंने बनाई है अमेरिका पेंटागन ने, उसके तहत हम 4 देशों को एक, आज भी उन्होंने अपनी एक उम्मीद जाहिर की है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका मिलकर अच्छी कारकर्दगी कर सकते हैं। तो ये अच्छी कारकर्दगी क्या होगी? ये अच्छी कारकर्दगी होगी कि चीन को साउथ चाइना सी में हम स्ट्रैटेजिक जो है वो डिफीट कर सकते हैं, हम उसकी राहदारी को रोक सकते हैं, हम इसमें जो हम अमेरिका के इंटरेस्ट हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जब ताइवान के साथ अमेरिका हथियारों की डील करता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां से अधिकारियों का आना जाना ताइवान में बढ़ जाता है, और ताइवान के अधिकारियों का आना जाना बढ़ते ही चाइना यहां पर अपने और फौजी अमले को डिप्यूट कर देता है, अपना एक बेड़ा और उतार देता है और अपने जहाज़ों की फ्लाइंग करता है। और इससे ज़्यादा खतरनाक ये है कि चाइना ये ऐलान कर रहा है अपने ग्लोबल टाइम के माध्यम से कि देखिए, अगर अभी जो वहाँ का ताइवान का राष्ट्रपति भवन है या इलाके हैं या द्वीप है, उस पर हम अपने मिसाइलों को भी उड़ाएंगे, अपने जहाज भी उड़ाए जा सकते हैं और ये सब दुनिया देखेगी। तो उसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका यहाँ पर अपना अड्डा बनाकर, कब्जा बनाकर चाइना के साथ इस लोकेशन का इस्तेमाल करना चाहता है तो उससे पहले चाइना कभी भी यहां ताइवान पर अपना कब्जा जमा सकता है, जो काफी चिंताजनक मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी ऑफ एशिया पैसिफिक जो है, इंडो और यूएस कमान और क्वाड कोर, इन सब के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि ये एक पैगाम दिया जा रहा है
चाइना की तरफ से खुले तौर पर कि अगर यहाँ पर जिस तरह के जो सूरत हाल बन रही है उसमें एग्रेसिव हो रहा है और रिहर्सल करना, मशक़ें करना शुरू कर दिया है, जिससे वो कभी भी किसी भी वक्त अगर उसको लगेगा कि अमेरिका यहाँ स्ट्रैटेजिकली अपने कब्जे को बढ़ा रहा है तो उससे पहले चाइना इस पर कब्जा कर लेगा। नाज़रीन, पहले मैंने अभी तक हमने बहुत बार बात की है चाइना के बारे में, बहुत 5 सालों 6 सालों में हम लगातार बात करते रहे हैं, मगर इतना एग्रेसिव चाइना को मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जिस तरह की एग्रेसिव स्ट्रैटेजी इस वक्त बना रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम क्वाड कोर का हिस्सा हैं और ये भी इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भारत की जमीनों पर लगातार अपनी जो एग्रेसिवनेस है और कब्जे हैं चाइना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या बढ़ा रहा है। क्योंकि जब तक हम अभी तो अपने रक्षा मंत्री के बयान के आधार पर ही कुछ कह सकते हैं, 38,000 किलोमीटर या जो भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सबूत मीडिया मौजूद नहीं है, हमारे पास दलाइल मौजूद नहीं है, हमारे पास सबूत मौजूद नहीं है, तो हम इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं कह सकते। जो बयानात हैं उन्हीं के आधार पर हमें बोलना पड़ेगा। यहां नाज़रीन हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं, आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है, यही हमारी चिंता है। यही हम कोशिश कर रहे हैं कि नाज़रीन को समझा सकें कि जो सूरत हाल है वो कितने नफ़े की है, कितने नुकसान की है। तो एक तरफ आज बयान जो जारी किया जाता है अमेरिका की तरफ से वो ये है कि क्वाड कोर में भारत की अहम भूमिका है और चाइना को स्ट्रैटेजिक हराने के लिए ज़रूरी है कि भारत का क्वाड कोर में बना रहना और क्वाड कोर को आगे बढ़ाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्टनर जो है वो इंडिया है। ये जो वो अपने ये अमेरिका के जो उनके अखबारात हैं उसमें भी है, रशिया के अखबारात है उसमें भी है। तो ये चर्चा अगर हो ही रही है तो हमें भी मेरे ख्याल से अपने घर में भी ये चर्चा क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ विदेशी हमारे बारे में चर्चा करते रहे और हम देश में कुछ भी ना करें, ये भी ज़्यादा वाजिब नहीं है। इतना तो आपका हक है कि हम ये बात करें, वही हम कर रहे हैं। मसला ये है कि अगर हम ये देखते हैं कि चाइना बहरहाल अमेरिका क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ चाइना को यहां स्ट्रैटेजिकली डिफीट करना चाहता है या मसला कुछ और है। दोस्तों, आपको बहुत बार मैंने समझाया, बहुत बार मैंने ये बताने की कोशिश की कि देखिए ये गेम जो है मुझे लगता है कैपिटलिज्म का जो व्यापार, कारोबार और तमाम जो बाजार है उस पर कब्जा बनाए रखने का। वजह यह है कि चाइना, मैंने खुद अफ्रीकन मुल्कों में जाकर महसूस किया है और देखा है कि देखिए जिस तरह चाइना ने वहाँ की माइनिंग पर, रॉ मटेरियल पर अपने कब्जे बढ़ाए हैं, अपनी जो स्ट्रैटेजिक एक तरह से कह सकते हैं, स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि मटेरियल को हासिल किया है और अब इन्वेस्टमेंट को अफ्रीकन कंट्रियों में भी बढ़ा रहा है। इससे फ्रांस और जो दूसरे औद्योगिक यूरोपियन जगत है वो इजराइल और अमेरिका को यहाँ पर भारी झटका मिल रहा है। ये भी एक मसला है। दूसरी बात ये एक देखा जा रहा है कि भारत भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बस हम विकसित होने के बिल्कुल नज़दीक हैं, विकासशील तो कहलाते ही हैं। अब मुझे नहीं पता है वो स्टेटस अभी बचा है कि नहीं बचा है, वो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस पर मैं क्या कहूँ, इतने पढ़े लिखे तो सभी होते हैं कि वो जान सकते हैं कि हम बचे हैं कि नहीं बचे हैं। तो मगर एक चीज़ आप समझ लीजिएगा देखिए मसला ये है सिर्फ कि हमको स्ट्रैटेजिक पार्टनर अमेरिका मानता है, मगर जब चाइना के साथ हमारा तनाव बढ़ जाता है तो ट्रंप की तरफ से बयान आता है कि मैं दोनों की सलाह करवा सकता हूं। दूसरी तरफ ट्रंप ये भी कहता है, उनकी जो प्रशासन है बाकायदा चीन के साथ ट्रेड डील पर बात कर रहा है। ट्रेड डील पर बात करते हुए आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दबाव में लेकर कुछ ना कुछ चीजों पर वो कहीं भी किसी भी वक्त चीन के साथ समझौते के लिए बढ़ सकता है। मगर फिर वो क्यों क्वाड कोर के जरिए चाइना पर दबाव बना रहा है, ताइवान को हथियार बेच रहा है, क्यों अमेरिका जो है वो तमाम देशों को लेकर चीन को यहां पर हराना चाहता है? तो क्या वो फौजी वार लड़ना चाहता है? मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ऐसा करना चाहता है। अलबत्ता उसके पास बहुत ज्यादा जगह बची हो साउथ चाइना सी में, ये भी मैं नहीं मानता हूं। अलबत्ता भारत एक मजबूत देश जो है वो अमेरिकी अलाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और चीन को हराने की क्षमता भी भारत के पास है, इसमें भी मैं क्या शक करूं। मगर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर स्ट्रैटेजिकली मैं देखता हूं कि लॉन्ग टर्म में या तो हमको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है या बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि फायदा किन मायनों में हो सकता है और नुकसान किन मायनों में हो सकता है।
अगर अमेरिका यहां चाइना को हरा देता है और चाइना पर पाबंदियां लगा दी जाती है, उसका माल बाजार में जाने से रोक दिया जाता है, तो फिर भारत को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि हम वो तमाम प्रोडक्ट बना सकते हैं जो चाइना बना रहा है। यानी अभी नहीं तो आने वाले मुस्तकबिल में हम उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। सस्ता जो हमारे पास लेबर है वो मौजूद है, स्किल्ड पीपल लो कॉस्ट में हमारे पास मौजूद है। जगह और तकनीक जो है वो हम कहीं से भी ले सकते हैं, जगह तो हमारे पास है। इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। जो फॉरेन मतलब यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन या इजरायली कंपनियां जो है वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अभी तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ नजर आता नहीं है उनका, मगर आगे भविष्य में इसको एक इंडस्ट्री की तरह डेवलप करके चीन का मुतबादिल पैदा कर सकती है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या चीन का मुतबादिल वो पैदा करना चाहेंगे? इसे भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो यूरोपियन कंपनी या अमेरिकन कंपनी, पश्चिमी जगत की जो भी कंपनियां हैं जो माल बनाती है, उनकी कीमत जो है वो इतनी ज्यादा होती है, उनका बाजार थोड़ा महंगा है, क्योंकि डॉलर यूरो करेंसी का जो मुतबादिल है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वेजिस में डिफरेंस है कि वो लोग जो है अपने लोगों को जितना पर आवर पे करते हैं, हम पर मंथ भी उतना पे नहीं करते हैं। तो बेसिकली वो उनके अखराजात भी ऐसे ही हैं, उनके मकानों के किराए, उनके खाने के खर्चे, वो सब कुछ एक वो अर्थव्यवस्था है, वो जगत अलग, वो दुनिया अलग है। और हमारी दुनिया जो हम एशियन अफ्रीकन है, हमारी दुनिया अलग है। हमारे पास जो रेट है, मुद्रास्फीति है, और हमारे मकानों के किराए, हमारे रोजमर्रा की जो डेली आमदनी का सिलसिला है वो, और मैक्सिमम जो हमारी जो सैलरी पैटर्न है, वो सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। अब सवाल ये उठता है कि वो चाइना को ऐसा क्यों करना चाहता था कि उसका बाजार में माल ना जाए और उनकी कंपनियों का बिके? चूंकि अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं तो हेल्दी कंपटीशन कर सकते हैं। नहीं, मगर वो अच्छा प्रोडक्ट बनाने के बाद भी जो रेट का डिफरेंसेस है वो बना रहता है। यानी वो बहुत सारे डॉलर्स जो उनको पे करने पड़ते हैं, वो बहुत कम डॉलर्स में चाइनीज माल खरीद कर अपने काम चला सकते हैं और यूज एंड थ्रो जैसी पॉलिसी को अपना सकते हैं, जिस कल्चर को इन कैपिटलिज्म कंपनियों ने ही बहुत पहले से यूरोप में भी यूज एंड थ्रो के कल्चर को खुद ही इसे पैदा किया था। चाइना ने इसमें लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाकर बाजी मार ली, ये बिल्कुल अलग बात है। देखिए, एक चीज आप समझिएगा कि अगर हम देखते हैं कि इसको लो कॉस्ट लेबर, लो कॉस्ट मटेरियल होने की वजह से खत्म करना है, ताकि यूरोपियन और पश्चिमी जगत की जो इंडस्ट्री है, बाजार है, वो बच जाए और ग्रो करे। दूसरी तरफ फिर भारत भी उसी तरह की लो कॉस्ट, लो प्रोडक्ट और उसी तरह की प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्री उभर रही थी और उभर रही होगी अब भी। तो ये जो है वो अगर सूरत हाल बनती है तो फिर जितनी दुश्मनी वो चाइना से रखते हैं उतनी दुश्मनी भारत से क्यों नहीं होगी, ये मेरा एक सवाल उठता है। तो मैं ये समझता हूं कि हो सकता है। देखिए, अपने ख्याल का इजहार करने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर वो ये चाहते हैं, जो कैपिटलिज्म है, वो चाहते हैं कि भारत और चीन जो है वो आपस में जरूर लड़ें और लड़ने के बहाने जो पहले नंबर की उनका कॉम्पिटिटर है वो खत्म हो जाए, उससे तमाम देश मिलकर जो है पाबंदियों के, बमों के, हथियारों के जरिए खत्म कर दें, और फिर उसके साथ लड़ने में जो भारत जैसी उभरती हुई इंडस्ट्री और इकोनॉमी और तमाम चीजें, पावर, सुपर पावर, ये सब भी उसी में लपेटे में आ जाए और युद्ध के जो खर्चे हैं वो देश को बहुत ज्यादा आगे आने ना दे और उनकी तमाम शराइत पर उनकी इंडस्ट्री यहां पर भी डेवलप हो। तो ये सब कुछ भी मैं जरूर देख रहा हूं बाय द साइड के अगर चाइना के बाजार को जो लोग सिर्फ बाजारवाद की वजह से खत्म करना चाहते हैं, तो ये भी मान लेना चाहिए हमको कि वो फिर भारत के दोस्त भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। ये एक एंगल भी आप अपने जहन में रखिएगा। अलबत्ता इसमें बहुत खुलकर बोल सकता हूं, पर इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए मुझे मैं लगभग 5% बातें आपसे कर रहा हूं। 95% इसको मैं पशे पर्दा छोड़ देता हूं। वो आपकी समझ पर निर्भर करेगा कि आप क्या समझते हैं। नाजरीन, एक बात, ये तो मसला हुआ चाइना इंडिया के इकोनॉमिक पहलू का। अगर हम अब देखते हैं कि ये राहदारी का जो कनेक्शन है, इसमें 2-3 गेम चल रहे हैं। M4 हाईवे के नाम से जो रशिया एक पॉलिसी बना रहा है, जिसका इंटरेस्ट था पहले, जिसकी वजह से हम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में हम लोग चाबहार और ईरान के अंदर से अफगानिस्तान की रेलवे,
ये सब कुछ डेवलप कर रहे थे, तो अब शायद हम वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि ईरान के तेवर हमको बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद आने वाले दिनों में या फिर अमेरिकी इलेक्शनों के बाद ये हालात पूरी तरह बदल जाए। अफगानिस्तान में तालिबान लगभग सत्ता के नजदीक पहुंच चुके हैं, लगातार डील हो रही है। अफगानिस्तान से अभी तक हमारी कूटनीति और हमारी राजनीति विचारधारा का कोई मैच मुझे दूर तक नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है कि जितने हमारे इंटरेस्ट अफगानिस्तान में थे वो सब लगभग खतरे में है। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ऐसा आकलन कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक अगर सरकार का कोई ऐसा कदम हुआ कि तालिबान के साथ वो बहुत अच्छा या कूटनीति या संबंध बनाना चाहते हैं तो हालात बदल सकते हैं। या फिर भारत हो सकता है कि भारतीय नीति जैसे कि मतलब थोड़ा सा धार्मिक एंगल भी है, तो उसको लेकर अगर अफगानिस्तान या तालिबान को सबक सिखाने की कुछ मन में आ जाए तब भी हालात बदल सकते हैं। तो ये सब तो देखिए आने वाला वक्त पे ही तय करेगा, क्योंकि मैं तो अपने अंदेशे जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ अब बचता है अब ईरान, पाकिस्तान, ये सब मैटर भी, और जो रशियन इंटरेस्ट है वो भी कम इसलिए नजर आता है क्योंकि जो M4 हाईवे के नाम से वो पूरे रशिया को पार करते हुए और मेडिटेरियन सी को भी कनेक्ट करते हुए और तुर्की को मुख्य उसका जो है लीडर बनाते हुए लंदन तक अपनी पहुंच को कायम करना, अपने व्यापार को कनेक्ट करना, अपनी बंदरगाहों को साउथ चाइना सी के बगैर, और जो कुछ उसकी बंदरगाहें हैं जो 4 से 6 महीने चलती हैं बर्फ की वजह से, उनकी बजाय उसको अगर एक रास्ता अलग से मिलता है तो रशिया का इंटरेस्ट उसमें रहेगा। ये बात एक नई मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो ये है कि एक तरफ अमेरिकी कंपनियां हैं कि वो चाहेंगी कि किसी तरीके से वो तुर्की की उस दादागिरी को भी खत्म करवाएं जो उसने आगे बढ़ाना शुरू कर दी है, क्योंकि वो जानते हैं कि रशिया इसमें इन्वॉल्व है। और आगे आने वाले दिनों में जो गल्फ स्ट्रैटेजी है जिसमें अब इजराइल और अरबों के गाद शरीर एक हो चुके हैं, वो एक जगह जुड़ चुके हैं, ये वही खतरा है कि जो पुतिन और अर्दोगान की जो नीति है वो जिस तरीके से मूव कर रही है, ईरान भी उसमें एक स्टेक होल्डर के तौर पे थोड़ा बहुत आगे की तरफ नजर आ रहा है, तो यहाँ के हालात बदल सकते हैं। इस तरफ आधा फोकस यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का लगा हुआ है, जिसके चलते हुए इजराइल को भी ये कहने के लिए अमेरिकी थिंक टैंक और ट्रंप मजबूर हो जाते हैं कि आप जब चाहें जैसे चाहें ईरान पर अटैक भी कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ ये इशारा करती है कि यहाँ पर भी तनाव बढ़ सकता है, ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन हम थोड़ा और जो है थोड़ा इसको राउट करते हैं M4 हाईवे को, जो कि उसके कारोबारी, उसकी गैस, उसकी तेल, उसके वेपन और उसके बाजार के लिए जो अमेरिका के लिए, रशिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वो उसको प्रायोरिटी पर रखेगा। और चीन उसके लिए एक कम जो है एक अलग, हालांकि वो इकोनॉमिकल पार्टनर और डेवलपमेंट पार्टनर और ताकत के तौर पर पार्टनर के तौर पर अभी तक काम किया है। चीन का बहुत अच्छा इस्तेमाल जो है वो रशिया ने किया है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। मगर इस मोड़ पर आकर जहां पर चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका तनाव की तरफ बढ़ रहे हों चाइना के साथ, ऐसे में रशिया भी जरूर कहीं ना कहीं ये चाहेगा कि चीन के साथ एक झड़प हो ही जाए, चूंकि रशिया को इससे ये बेनिफिट होगा कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हुआ चीन 2 कदम पीछे जरूर हटेगा और काफी लंबे, यानी कि अगर वो अपने आप को 70% मजबूत कर चुका है तो वो घटकर 50% तक पहुंचे, जिससे लीड मिले रशिया थिंक टैंक, रशियन वेपन्स और रशियन बाजार और उनकी पावर को। इस पर वो, इसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है नाजरीन के वो अपने बिछड़े हुए देशों को, चाहे वो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बहुत सारे तान और आर्मीनिया और तुर्की तक सीधे कनेक्ट होती हैं जो चीजें, उनको अपने साथ एक यूरेशिया के तौर पर डेवलप करे और अपने नए तरीके से अपनी अर्थव्यवस्थाओं, अपने लोगों को वो आगे बढ़ाए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि रशिया इस पर काम करेगा। चाइना को वो जरूर चाहेगा, कहीं ना कहीं ये बात किसी के सामने नहीं आएगी, चर्चा में नहीं आएगी, अब कहीं से नजर नहीं आएगी कि ऐसा कुछ चल भी रहा है या हो भी सकता है, मगर आपको पता है मैं कबल वक्त और बहुत पहले आपको किसी खास बातों के लिए आगाह करता रहा हूं, और अगर जिंदा रहा तो इंशाल्लाह करता भी रहूंगा। देखिए, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि
रशिया कहीं ना कहीं चाहेगा कि 2 कदम पीछे चीन आए, तो इससे हमारे लिए खतरा बढ़ जाता है। हमारे लिए इस सेंस में खतरा बढ़ जाता है, अगर वो चाहेगा रशिया कि चीन को थोड़े बहुत युद्ध में आना चाहिए, तो इसका मतलब है भारत के साथ युद्ध तय हो जाता है। चूंकि रशिया इस तरह के सिम्टम बनाने की पूरी कोशिश करेगा कि भारत चाइना के साथ, क्योंकि दूसरा कोई भी इस खित्ते में चाइना के साथ उलझे ये मुमकिन अभी बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि अमेरिका ताइवान में अगर एंटर करके वहां अपना अड्डा बना ले, ये भी इसलिए आज मुमकिन नहीं लग रहा है क्योंकि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं बड़े मक्के चल रही हैं चाइना की, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, सब कुछ वो तैनात करके ताइवान के चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करके बता रहा है कि मैं जब चाहूं 2 घंटे के अंदर ताइवान पर कब्जा कर सकता हूं। ये सिचुएशन क्लियर है कि अमेरिका को वहां सपोर्ट नहीं मिलेगा और अभी कुछ बेड़े आगे बढ़े हों, अमेरिका की पावर यहां पर और इंस्टॉल की गई हो, ऐसा भी मुझे नजर नहीं आता है। तो अभी जो बचता है वही हमको देखना पड़ेगा, जो बचता है उसी पर बात करनी पड़ेगी। तो रशिया भी उसका इंटरेस्ट होगा कि चाइना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उलझे, चीजों को मतलब आगे बढ़ाए और थोड़ा 2 कदम लड़ाई के बहाने पीछे हट जाए और उसका जो इन्हसार है वो रूस पर, यानी कि रूस पर निर्भरता और बढ़ जाए। ऐसा 100% पुतिन जैसा जो एक शार्प लीडर है वो जरूर इस तरह की बातें चाहेगा। इससे भारत के और चाइना के बीच युद्ध का खतरा समझ लीजिए कि और बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ पेंटागन बाकायदा आज कहता है कि भारत एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनर है क्वाड कोर में चाइना के खिलाफ, तो इसका मतलब यहां से भी खतरा जो है युद्ध का बढ़ जाता है। अब हमको ये देखना है आखिरी मतलब पड़ाव में, ये हम देख आए हैं कि गल्फ और तुर्की और इस तरफ क्या चल रहा है, चूंकि उस पर मैं अलग से जरूर जो जानता हूं समझाने की कोशिश करूंगा। पिछले कई दिनों में मैं शोध और रिसर्च में था तो और भागदौड़ और सफर में भी था, आपके साथ ज्यादा प्रोग्राम नहीं कर पाया हूं, मगर बहुत सारी चीजें अभी आपको बतानी है। अभी चूंकि इस प्रोग्राम में थोड़ा वक्त कम रहेगा तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि वक्त में ही इसको खत्म करें। दोस्तों, यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सूरत हाल बन रही है, यानी कि चाइना भी जिस स्ट्रैटेजी को लेकर आगे बढ़ चुका है उसका पीछे हटना मुश्किल इन मायनों में हो जाएगा कि जो मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर चाइना बैकआउट करता है, समझौते पर आता है, तो चाइना के हांगकांग में और जो विद्रोह की सुरें कहीं ना कहीं उठ रही हैं, कहीं ना कहीं दबी हुई हैं, ये सब उभर कर सामने आ जाएंगी चाइना सरकार के, जिसे चाइना सरकार कतई नहीं चाहेगा। तो मुझे अपने आकलन में नहीं लगता कि चाइना पीछे हटेगा और वो जल्दी किसी ऐसे समझौते पर आए जिसमें भारत की या अमेरिका की लीड साबित होती हो, तो वो उसकी नजरिया होता है। फिर हम देखते हैं अपनी तरफ, तो हम घूम के लास्ट में अपनी तरफ आ जाते हैं, हिंदुस्तान आते हैं, भारत आते हैं, तो हम देखते हैं कि इस वक्त यहाँ पर किसानों के मसाइल सामने आ गए हैं। पार्टी का एक मंत्री जो है इस्तीफा भी दे चुका है, वो भी आप जानते हैं। जब प्रधानमंत्री साहब की जन्मदिन होता है तो लोग बेरोजगारी दिवस मनाने निकल पड़ते हैं, ये भी आप पार्टी का एक मंत्री जो है इस्तीफा भी दे चुका है, वो भी आप जानते हैं। जब प्रधानमंत्री साहब की जन्मदिन होता है तो लोग बेरोजगारी दिवस मनाने निकल पड़ते हैं, ये भी आप देख रहे हैं। स्टूडेंट्स में भी बेचैनी आपको नजर आ रही है। दूसरा, नौकरियों की जो कितना अभी सच आएगा नहीं आएगा ये भी देखना पड़ेगा। और देखिए, जब मैं ये बात करता हूं ना कि पता नहीं, तो पता नहीं इसलिए कि भाई साहब हमको कोई ब्रीफिंग नहीं दे रहा है, कोई हमको नोट नहीं भेज रहा है, हम मीडिया हाउस है, हमको कोई पता नहीं दे रहा है, और हम पूछने जाए तो हम कहां जाए, क्योंकि ये सब कुछ हिडन चल रहा है। अगर चल रहा है तो हमें अंदेशों पर बात करनी पड़ेगी, वो तो हम करेंगे, तो हम अंदेशों पर ये बात करते हैं। सर, हमको नहीं पता है कि कितने कानून जो है अभी कहां पहुंचे हैं और कितने कानूनों पर हमें बात करनी चाहिए। हमें नहीं पता है कि अभी जो, क्योंकि मीडिया कुछ कहता है, मीडिया क्या कहता है, मीडिया को कहां से नोट मिलता है हमको नहीं पता है। ट्वीट आते हैं, ट्वीटों से अंदाजा लगाया जाता है, फिर सदर में जो नोट आते हैं उसकी नौयत अलग होती है, ट्वीट की नौयत अलग होती है, फिर माफी तलाफी होती है, चीजें काफी अनस्टेबल चल रही हैं, तो अनस्टेबल ही हम भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, बात यहां बड़ी सीधी सी है कि जो सूरत हाल अभी देख रहे हैं कि वो ये है कि जो देश में बेचैनी है कारोबार, रोजगार और तमाम चीजों को लेकर, शायद वो उरूज पर आना शुरू हो गई है।
शायद सरकार ने भी इन लोगों का, चूंकि ये सड़कों पर बहुत ज्यादा ना आए, कोई ना कोई तो इंतजाम किया ही होगा, उसको भी आपको ख्याल रखना ही चाहिए। सरकार का समर्थन मुझे लगता है कम से कम देश बचाना बहुत, क्योंकि एक तरफ सेनाएं जो हैं वो लगातार एग्रेसिव हो रही है, कभी पंजाबी गाने बजाती हैं सरहदों पर, तो कभी वो ये कहते हैं, यानी फिंगर फोर पर ही रख के अगर बजा रहे हैं तो इसका मतलब आप समझते हैं, उससे ज्यादा खुल के बोलने की जरूरत नहीं है। तो अरुणाचल की स्थिति को लेकर भी जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने है, वो भी आप देख सकते हैं, इसका मुझे डाटा पेश करने की जरूरत भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम भी देखते हैं तो दो स्थिति हमारे सामने आती है कि अमेरिका के साथ हमको कितना फायदा है, रशिया के साथ हमको कितना फायदा है, चाइना के साथ हमको कितना फायदा है, और इंडिविजुअली अगर हम सुपर पावर बन के आते हैं तो हमारा बाजार हमको बनने दिया जाएगा, नहीं बनने दिया जाएगा, इस पर भी मैं तफसीली गुफ्तगू कर चुका हूं। समझना ना समझना वो आपका काम है। अब मगर एक चीज मैं जरूर यहां पर देख रहा हूं कि हमारे इंटरनल सिचुएशन ऐसी है कि सरहदों से हम भी पीछे नहीं हट सकते, और हम अगर यानी कि इस वक्त मौजूदा हालात में जो पार्टी सत्ता में है उनके जो अपने दावे हैं, अगर एक कदम भी यहां पर पीछे हटा जाता है या चीन के साथ कोई मतलब कुछ लॉस करके समझौता किया जाता है तो ये पार्टी हर चुनाव में बैठ जाएगी, और चुनाव हारना इस पार्टी की जो नीति रही है कि कुछ भी करो चुनाव जीतना है, कुछ भी करो चुनाव जीतना है, तो ये कुछ भी करो की वजह से चुनाव हारने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये मैं जानता हूं। ये मेरा अपना मानना है कि कोई ऐसा समझौता नजदीक में कि हम शांति की तरफ देखें तो मुझे वो भी नजर नहीं आता। तो हमको चीन से युद्ध जीतना ही होगा अगर हमें देश में चुनाव जीतना है। तो ये सिचुएशन स्पष्ट है कि अगर हमें देश में चुनाव जीतना है तो हमें चीन से भी जीतना ही पड़ेगा, युद्ध जीतना पड़ेगा। ये सिचुएशन जो है बनती हुई नजर आ रही है। तो इस प्रोग्राम में मैं फिर एक बात कहता हूं, नाजरीन, नेतागण और मशीनरी, अगर तुम पहले से मुझे नहीं सुनते हो तो सुनना शुरू करें, और सुनना शुरू करें तो समझना शुरू करें, और मेरे पुराने जो वीडियो हैं वो भी देखें, और ये भी समझें कि मैं बिटवीन द लाइन बहुत कुछ कहता हूं। जो समझदार समझें वो दूसरों को समझाएं कि मैंने क्या कहा है। इस हालात में बहुत कुछ खुल के नहीं कहा जा सकता, ये कड़वा सच है। तो इस प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह जिंदा रहे तो अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होती है। फिलहाल दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।